जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर उज़ैर सरोया है और मैं जिन्ना हॉस्पिटल लाहौर में कैंसर के शोबे से मुंसलिक हूँ। इसमें मैं पोस्ट ग्रेजुएट रेजिडेंसी कर रहा हूँ और मेरा आखिरी साल है। और आज हम आपके साथ कुछ ये जो पूरी दुनिया में ये वबा चल रही है कोरोना की, इसके बारे में इंशाल्लाह कुछ बात करेंगे। कुछ अहम सवालात हैं जो हर एक के ज़हन में होते हैं और उसके कुछ मुस्तनद जवाबात इंशाल्लाह देने की हम कोशिश करेंगे। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा क्या गर्मियों में कोरोना वायरस जो है वो ख़त्म हो जाएगा? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि ये जो क्वेश्चन है, चूँकि ये डायरेक्टली एक ऑनगोइंग साइंटिफिक जो तहकीक है ना, ये उसको एड्रेस कर रहा है, उससे रिलेट कर रहा है। साइंटिफिक जो भी रिसर्च है ना, वो स्लो प्रोसेस होता है, उसके रिज़ल्ट्स बहुत जल्दी नहीं आते। अभी तक के जो प्रीलिमिनरी रिज़ल्ट्स हैं उसके मुताबिक वो ये है कि इसकी जो इन्फेक्टिविटी है ना, वो कम होने का कवी इम्कान है। लेकिन आया कि ये ख़त्म हो जाएगा, जो आपका सवाल है, तो ऐसा रिसर्च के मुताबिक अभी तक हमें नहीं लग रहा। तो मुख्तसरन ये है, इसकी इन्फेक्टिविटी में खातिर ख्वाह कमी वाक़या हो जाएगी इंशाल्लाह। और ख़त्म जहाँ तक होने की बात है, वो गर्मी के साथ, सिर्फ महज गर्मी के साथ ये ख़त्म नहीं हो सकता। अच्छा, मौसम गर्मा के अंदर ख़त्म होने के हवाले से मुख्तलिफ लोगों की आरा होती है। वो कहते हैं कि जो इलाके जहाँ पे सर्दी है वहाँ पे ये वायरस ज़्यादा फैल रहा है, जहाँ पे गर्मी है वहाँ पे नहीं फैल रहा। इस हवाले से आपका क्या? अच्छा, बुनियादी तौर पे बात ये है कि जो सर्दी में ज़्यादा फैलने की वजह है ना, वो एक्चुअली हर वायरस की ना एक इन्फेक्टिविटी होती है। उसकी एक, आप ये समझ लें कि उसकी ये सलाहियत है कि कितना वो इन्फेक्ट कर सकता है, तेज़ी के साथ मुतासिर कर सकता है लोगों को। जैसे टेम्परेचर बढ़ता है ना, टेम्परेचर बढ़ने के साथ इसकी इन्फेक्ट करने की जो सलाहियत है वो कम हो जाती है। उसकी वजह ये है कि ये बुनियादी तौर पे इस वायरस का पार्टिकल कदरे भारी होता है। जब हम बात करते हैं, जब हम सांस लेते हैं, जब हम खांसते हैं या स्नीज़ करते हैं, छींकते हैं, तो ये हमारे उसमें से निकलता है, मुंह में से, नाक में से। ये निकलने के बाद चूँकि ये रिलेटिवली भारी होता है, तो ये नीचे बैठता है। इसकी सरफेसेस के ऊपर, चाहे वो फ्लोर हो, प्लास्टिक हो, टाइल हो, कोई भी सरफेसेस हों, इसकी उसके ऊपर एक लाइफ है। उस लाइफ का जो दौरानिया है वो टेम्परेचर के साथ जो है ना, वो फ्लक्चुएट करता है। ज़्यादा टेम्परेचर्स हों तो इसका जो दौरानिया है, इसकी जो लाइफ है बाहर सरफेसेस पे, जो नॉन ह्यूमन सरफेसेस हैं, नॉन लिविंग, उसके ऊपर इसका जो दौरानिया है ना, वो उतना ही कम हो जाता है जितना टेम्परेचर ज़्यादा हो। यानी 60 से 70 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर अगर आप इसको जो है ना वो रखें, तो इसका जो पार्टिकल है वो ज़्यादा देर सर्वाइव नहीं कर सकता। जैसे जैसे टेम्परेचर नीचे आता जाएगा, यानी कि ये इसको आप 60-70 के, आप इसको 40 पे ले जाएं, जो कि गर्मियों में अक्सर हमारे यहाँ पे हो जाता है, तो इसकी लाइफ कदरे कम हो जाएगी। ख़त्म ये नहीं होगा, लेकिन इसका जो लाइफ स्पैन है, वो जो इसकी उम्र है, वो कम हो जाएगी, जिसकी वजह से नेचुरली कि जिस सरफेस पे ये 24 घंटे ठहर रहा था, वहाँ पे अगर ये बिलफर्ज 6 घंटे भी ठहरे तो ये 1/4 तो रहेगी ना। तो इससे कोई ना कोई इंशाल्लाह फ़र्क ज़रूर पड़ेगा, लेकिन ख़त्म होने की जो जहाँ तक बात है तो वो ख़त्म नहीं होगा। सर, ये बताइएगा, बहुत से लोग कहते हैं कि प्याज, खीरे और मुख्तलिफ सब्जियों के पानी में इसके इलाज का कोई अमल है, तो आप क्या समझते हैं इस बारे में? देखें, मैं चूँकि पेशे से मैं एक मेडिकल डॉक्टर हूँ, तो इसके ऊपर ये मानते हुए मैं जा रहा हूँ कि मैं न्यूट्रिशनिस्ट नहीं हूँ, लेकिन हमारा जो थोड़ा बहुत हमारा फील्ड के साथ जो न्यूट्रिशन जितनी हम पढ़ते हैं और जितनी वो चीज़ें पढ़ते हैं, उसके अंदर ऐसी बात कोई अब तक ना तहकीक से साबित हुई है और ना ही इसका कोई मंतिक कह लें या कोई साइंटिफिक उसकी कोई एक्सप्लेनेशन है जो कि ये इंडिकेट करे कि ये जो वायरस है, इसको ये मुख्तलिफ़ सब्ज़ियों का जो पानी है, प्याज का या खीरे का या जो कुछ भी, लहसुन और अदरक की भी कुछ लोग बात करते हैं। बल्कि अगर आप वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो WHO है, उनकी वेबसाइट पर जाएं, उन्होंने पूरा एक मुस्तनद जो इसके बारे में मालूमात है, उन्होंने पूरी एक फ़हरिस्त के साथ वो दी हुई है, और उसके अंदर उन्होंने इस मिसकंसेप्शन को स्पेशली एड्रेस किया हुआ है कि ये जो अदरक और लहसुन की कुछ लोग बात करते हैं कि इसके इस्तेमाल से, इसके पानी के या इसकी वैसे साबुत इसके इस्तेमाल से इसमें कोई कमी वाक़ई होती है। तो उन्होंने इसको जो है ना, इस मिथ को उन्होंने बस्ट किया है। उन्होंने कहा है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बिल्कुल सर, कोरोना वायरस जो है, क्या कोरोना वायरस का ताल्लुक़ हमारे निज़ाम तनफ़ुस के अलावा किसी और ऑर्गन के साथ भी है? जी, ये बहुत अहम सवाल है। असल चीज़ ये है कि कोई भी वायरस, जो भी वायरस होता है इंसानों के अंदर, हर वायरस की एक डोमेन होती है, एक स्पेशलिटी होती है। जैसे इंसानों की होती है कि आप डिग्री करते हैं कोई, तो उस डिग्री में एक तो आपका एक स्पेशलिस्ट
सब्जेक्ट होता है कि ये मैंने इसमें स्पेशलाइज़ करना है, उसके साथ आप 3 से 4 मज़ामीन वैसे पढ़ते हैं। तो उसी तरह ही जो वायरस होता है ना, कुछ वायरस होते हैं जो रेस्पिरेटरी या जिस तरह आपने बोला है कि जो सांस का निज़ाम है उसके साथ उनका लिंक होता है। प्राइमरीली इसका लिंक इसी सिस्टम, इसी निज़ाम के साथ है, लेकिन जब एक दफ़ा ये इस निज़ाम के थ्रू दाखिल हो गया, ये इसका एंट्री पॉइंट भी यही है कि इसने दाखिल होना है जो जिस्म में। अब तक मतलब बहुत सारे लोगों को काफ़ी मालूमात हैं, उसमें सब लोगों को ये इल्म हो चुका होगा कि बात करने से, खांसने से, छींकने से जो ये फैलता है, तो वो इसी तरह ही फैलता है कि वो जो ड्रॉपलेट्स होते हैं जो हवा में मुअल्लक़ होते हैं वो जाते हैं सांस की नालियों के ज़रिए इंसान के अंदर। सांस की नाली इसका एंट्री पॉइंट है, और जो एंट्री पॉइंट होता है सबसे ज़्यादा डैमेज भी वायरस वहीं पे ही करता है अक्सर। तो वहाँ पर डैमेज करने के बाद जब एक दफ़ा ये एंटर हो जाता है सर्कुलेशन में, यानी कि ब्लड में, जब इसने वहाँ पे एंट्री कर ली है तो पोटेंशली जो बॉडी के मुख्तलिफ जो दूसरे आज़ा हैं उनके अंदर भी ये अपना डैमेज कर सकता है। बल्कि बड़ी दिलचस्प रिपोर्ट्स हमारे पास आ रही हैं जिसके अंदर इसमें एक आध पेशेंट की रिपोर्ट थी जिसके अंदर उसके दिमाग को इसने जो है वो हमलावर हो गया था। एंसेफलाइटिस एक कंडीशन है, इसने वो कॉज़ की। फिर उसके बाद हेपाटाइटिस, वैसे तो उसका एक अलग वायरस होता है, लेकिन इसने कई रिपोर्ट्स मैंने पढ़ी हैं जिसमें इस वायरस ने हेपाटाइटिस भी कॉज़ किया। हेपाटाइटिस का बुनियादी तौर पे मतलब है, हेपा का मतलब है लिवर, आइटिस का मतलब है इन्फ्लेमेशन या सोजिश, तो इसने वो भी कॉज़ किया है। और अगर आप WHO की वेबसाइट पर जाकर इसकी जो मुस्तनद अलामात हैं उनके अंदर पढ़ें तो उसके अंदर आपको डायरिया यानी कि जो लूज़ मोशन जिसको आम ज़बान में कहते हैं वो भी मिल जाएगा, और पेट में दर्द भी मिल जाएगी। तो ये दोनों चीज़ें, मतलब पेट में दर्द होना या डायरिया होना, तो इसका सांस के निज़ाम के साथ बराह रास्त ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन आप देखेंगे ये उसका अगर सिम्पटम है तो इसका मतलब है कि जब वो एक दफ़ा एक्सेस गेन कर लेता है हमारे ब्लड में तो पोटेंशली ये कर सकता है। अगला सवाल आपसे ये है कि इसकी वैक्सीन जो है उसको तैयार करने में कितना वक्त लग सकता है? जैसे मैंने पहले सवाल के जवाब में भी अर्ज़ किया था कि जो साइंटिफिक रिसर्च है ना वो बड़ा स्लो प्रोसेस है और बड़ा ग्रेजुअली आगे मूव ऑन करता है। अभी कोई भी वैक्सीन, जब एक वायरस आता है, ये नोवेल वायरस है, नोवेल का मतलब होता है कि जो बिल्कुल नया हो, इंसानी स्पीशीज़ में पहली दफ़ा उसने जो है ना वो आकर अपना वो किया हो, होल्ड किया हो। कोई भी नोवेल चीज़ आती है, नई चीज़ आती है, तो सबसे पहले वो एक पूरे प्रोसेस के साथ गुज़र के हमने उसको देखना होता है, एनालाइज़ करना होता है ये है क्या, और सारे प्रोसेस से गुज़रने के बाद फिर हम सोचते हैं कि अब इसकी वैक्सीन और इसका इलाज क्या होना चाहिए। अभी हम बहुत जो इनिशियल हमारे प्रोसेसेस हैं इस वायरस को समझने से मुतल्लिक, जस्ट हमने वो भी मुकम्मल किए हैं या उनको अकम्प्लिश किया है। तो बहुत जो है ना वो सेफ़ मार्जिन रखते हुए, मोहतात अंदाजे के मुताबिक भी 18 से जो है ना वो 24 माह का दौरानिया कम अज़ कम इसकी वैक्सीन को रिक्वायर्ड है, यानी कि इस साल में वैक्सीन की कोई उम्मीद नहीं है। और बहुत भी तेज़ हो जाए तो अगले साल में उसके वस्त में शायद हम तवक्को कर सकते हैं कि उसके कुछ ट्रायल्स शुरू हों, और उसके ऊपर भी हम कोई बेट नहीं लगा सकते कि वो जो वैक्सीन आएगी उसका रिज़ल्ट जो है वो किस तरह का होगा, और उसके रिज़ल्ट जो है वो क्या इतने अच्छे होंगे कि जितने बाकी वैक्सीन जो हमने यूज़ की हैं, जैसे पोलियो की वैक्सीन है वो तकरीबन सारी दुनिया से इरेडिकेट हो गया है 4 ममालिक के अलावा। खैर वो एक अलग बहस है। स्मॉल पॉक्स है वो पूरी दुनिया से ख़त्म हो चुकी है बीमारी, चीचक, तो उनकी वैक्सीन बड़ी जो है ना वो उनका रिज़ल्ट बहुत अच्छा था। हर वैक्सीन का रिज़ल्ट उतना अच्छा नहीं होता, स्पेशली इन्फ्लुएंज़ा वैक्सीन की हमारे पास मिसाल है कि उसका जो रिज़ल्ट है वो 35 से 40% जो है ना वो उसकी आप एफिकेसी कह लें या उसका रिज़ल्ट कह लें कि वो प्रिवेंट करता है। तो उस वैक्सीन के ऊपर हम जो है ना वो रख सकते हैं उम्मीद कि अगले साल तक आ जाएगी, लेकिन वो किस तरह की आएगी और वो क्या होगी उसके ऊपर अभी कुछ कहना कबल वक्त होगा। ये बताइएगा कि टेस्ट के अलावा क्या कोई और प्रोसेस ऐसा है जिससे कोरोना की तशख़ीस की जा सके, पता चला जा सके? देखें, जो टेस्ट हैं हमारे, जो आम तौर पे कोई भी वायरस है, इस वायरस की चूँकि जो एंट्री पॉइंट है वो हमारा निज़ाम तनफ़ुस है या रेस्पिरेटरी सिस्टम है, तो उसी से मुतल्लिक ही इसके टेस्ट हैं। और उसी तरह ही कि जब ये एक दफ़ा ब्लड में चला जाए, फिर ब्लड में जाने के बाद ब्लड से रिलेटेड टेस्ट भी हम कर सकते हैं। लेकिन ये पूछना कि टेस्ट के अलावा भी कोई तरीका है इसके बारे में जानने का या इसकी तशख़ीस करने का, तो साइंसी तौर पे इसका जवाब है कि इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। बहुत सारे मैसेजेस और बहुत सारी वो फॉरवर्ड जो मालूमात आती हैं व्हाट्सएप पर या यहाँ वहाँ, उसमें मैंने भी कुछ पढ़ा है, आपने भी ज़ाहिर है पढ़ा होगा ये सवाल वो करने से पहले। तो उसके अंदर वो एक चीज़ ये आ रही थी कि जी 10 सेकंड आप सांस रोकें
और सांस अगर आप 10 सेकंड तक या 15 सेकंड तक, कुछ दौरानिया लिखा हुआ था, अगर आप रोक सकते हैं तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये ठीक है जी, मैं ठीक हूँ तो मुझे कोरोना नहीं है। इसमें थोड़ा सा मैं आपके जो है ना वो मालूमात में इजाफ़ा कर दूँ कि मेजॉरिटी 90% के करीब लोग ऐसे हैं जो कि इस इन्फेक्शन से उनको कोई अलामत ज़ाहिर नहीं होगी, या अगर होंगी भी तो इतनी होंगी कि वो उनको लगेगा कि ये एक आम रूटीन की कोई थकावट या उस तरह की कोई बात है। वो इस इन्फेक्शन के बारे में उनको पता ही नहीं चलेगा कि उनको हुई है। अब बिलफर्ज अगर एक ऐसे आदमी को मैं कह दूं कि वो सांस रोके, वो 10 सेकंड की जगह मुझे 30 सेकंड भी रोक के दिखा दे, हो सकता है कि उसमें इन्फेक्शन हो और वो रोक के दिखा दे। तो टेस्ट वो होता है एक्चुअली जिसकी कोई हमारे पास एक वैलिडिटी हो, जिसका कोई एक्यूरेसी के ऊपर हम ये कह सकें, हम उसके ऊपर जो है ना वो अपना ट्रस्ट कर सकें कि यार ये एक्यूरेट है। तो इसलिए ये जो देसी नुस्खे हैं या ये जो फॉरवर्डेड मालूमात है ना, हमें आदतन अपनी एक आदत बना लेनी चाहिए कि जब भी कहीं से कोई भी मालूमात हमारे पास आए तो कम से कम हम उसको देखें कि उसका सोर्स क्या है। उसका अगर सोर्स ट्रेस नहीं हो रहा तो बेहतर ये है कि उसको रद्द कर दिया जाए। और सब ये बताइएगा, जिस तरह की सिचुएशन है, जो हालात हैं, इन हालात में जब आप बाहर से घर आते हैं तो सबसे पहले आपको किन कामों पे अमल करना चाहिए? सबसे पहली और अहम बात यह है कि जहाँ से जब हम घर आ रहे हैं तो हम आ कहाँ से रहे हैं। अगर हम किसी ऐसी जगह से घर आ रहे हैं जहाँ पे हमारा पब्लिक इंटरेक्शन ज़्यादा है, जैसे ऑफिसेज़ हैं, जैसे मैं हॉस्पिटल में हूँ, काम करता हूँ, मैं हॉस्पिटल से घर आ रहा हूँ, या कोई ऐसे लोग हैं जो कि पब्लिक डीलिंग करने वाले हैं, मतलब जो कारीगर हजरात हैं वो रोज़ाना कई दुकानदारों से भी मिलते हैं, कई घरों में भी जाते हैं। अगर आप किसी ऐसी जगह से आ रहे हैं तो सबसे पहले तो रिकमेंडेड आपके लिए ये है कि जब आप घर से भी निकलें तो आप कुछ अपने 3 से 4 जोड़े मखसूस कर लें कि मैंने बाहर निकलना है तो मैंने यही जोड़े पहन कर निकलना है। वो पहनकर जब आप वापस घर आएँ तो आपने घर के बाहर एहतमाम थोड़ा बहुत कर लें कि एक बास्केट हो, जिस बास्केट के अंदर आप वो कपड़े डालें। जब आप घर आएँ तो कोशिश करें कि किसी चीज़ को टच ना करें। सबसे पहले आप अपने हाथ धोएं, हाथों को अच्छी तरह 20 सेकंड धोने के लिए। मेरा ख्याल है कि ये 20 सेकंड वाली बात इतनी अब मशहूर हो चुकी है कि सबको इल्म होगा, और शायद इसी चैनल के ऊपर आपको एक वीडियो भी मिल जाएगी जिसके अंदर हाथ धोने का पूरा तरीका उन्होंने बताया हुआ है। 20 सेकंड हाथ धोने के बाद आप किसी चीज़ को टच करेंगे। सबसे बेहतर ये है कि टच करने की बजाय भी हाथ धोने के बाद आप सीधा शावर लें, अच्छी तरह से नहाएं, नहा धोकर फिर आप अपनी फैमिली के साथ मिक्स हों। जो आपके कपड़े हैं वो अलग से धुलने चाहिए। सबसे बेहतर ये है कि वो जो आपके काम वाले कपड़े हैं जब आप उनको एक दफ़ा इस्तेमाल के बाद रख दें तो उसको जो है ना वो पानी उबाल कर तो उसमें जो है ना वो कुछ अरसे के लिए भिगो दिया जाए और फिर उसके बाद उनको धोया जाए। इसी तरह ही अगर आपने 3-4 जोड़े अलग कर लिए हैं तो आप रोज़ एक एक जोड़ा पहन के निकलते हैं अगर, तो अल्लाह की मेहरबानी से उम्मीद की जा सकती है कि आप ये इन्फेक्शन घर लेकर नहीं आएंगे। और वैसे तो खैर इसकी जो गाइडलाइंस हैं वो आहिस्ता आहिस्ता इवॉल्व कर रही हैं। अभी तक की जो गाइडलाइंस थी वो ये थी कि जो मास्क है उसका इस्तेमाल सिर्फ हेल्थ केयर वर्कर्स और वो लोग जिन्होंने इनकी केयर करनी है, जो पेशेंट्स की कोविड-19 के, कोरोना वायरस के, उनके लिए इस्तेमाल किया जाए। लेकिन मुझे गालिब इम्कान ये लग रहा है कि अब कुछ अरसे में ये गाइडलाइन इवॉल्व हो के यहाँ तक आ जाएगी कि अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो कोशिश करें कि कोई ना कोई मास्क आप इस्तेमाल कर लें। चूँकि चाहे वो मास्क कपड़े का हो, वो सर्जिकल मास्क हो जैसा मैंने पहना हुआ है, या वो एडवांस्ड मास्क हो जैसे रेस्पिरेटर्स होते हैं N95 वगैरह, मास्क की क्वालिटी जैसी भी हो वो पहनने वाले को इससे बचाए या ना बचाए। अगर पहनने वाले को इन्फेक्शन है तो दूसरे लोग उससे ज़रूर बच सकते हैं, क्योंकि जब वो बोलेगा, वो छींकेगा, वो खांसेगा तो उसका जो पार्टिकल्स हैं, जो ड्रॉपलेट्स उसके मुंह से या नाक से निकलने हैं, कम से कम मास्क उनको जो है ना वो स्टॉप कर देगा वहाँ पर, या उसकी जो फैलाव है ना उसको उसमें कम करने में मदद देगा। तो अच्छी बात यह कि अगर आपको बाहर जाना पड़ रहा है और आपका लोगों के साथ इंटरेक्शन है तो जाते हुए आप अलग से जोड़ा पहन के जाएं बाहर का, साथ आप एक मास्क रखें अपने, वो मास्क इस्तेमाल करें। जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ पे जो एक ख़ास फासला है, कम से कम जो फासला है वो कोशिश करें कि 1 मीटर कम से कम फासला रहे। इससे ज़्यादा हो तो बेहतर है, इससे कम नहीं होना चाहिए। और जब आप वापस आएँ तो ये जो मैंने आपको सारी बातें बताई हैं इस पर इंशाल्लाह अमल की कोशिश करें तो मुझे उम्मीद है कि ये इस फैलाव का ज़रिया आप नहीं बनेंगे इन्फेक्शन की।